आदिल हसन साहब, मोहतरम जनाब वारिस पठान साहब और शेनशीन पर तशरीफ फरमा मेरे तमाम मजलिस के मोअज़्ज़िज़ अरकान, अज़ीज़ान मिल्लत, ये एक इंसाफ की रैली जो बिहार प्रदेश की तरफ से निकाली गई है, मैं मुबारकबाद देता हूँ अख्तरुल ईमान साहब को, आफ्ताब साहब को, आदिल हसन साहब को और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम मोअज़्ज़िज़ अरकान को कि उन्होंने इसका एहतमाम किया और कल हमारी कामयाबी से ये रैली पूरे किशनगंज विधानसभा में ठाकुरगंज, बहादुरगंज और कोचा दामन के एक इलाके में इख्तिताम को पहुंची, जिसमें हजारों की तादाद में अवाम ने शिरकत की। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। इस इंसाफ रैली को निकालने का मकसद एक ही है कि हम अवाम के दरमियान में जाकर हम अवाम के दरमियान में जाकर आने वाले असेंबली के इंतखाबात के सिलसिले में आपको फिर से ये बात भी याद दिलाएं कि 5 साल पहले आप तमाम की दुआएं, आप तमाम के खून पसीने की मेहनत की बिना पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब किया था। ये हमारी बड़ी बदबख्ती रही और हमसे धोखा किया गया कि जिसको कोचा दामन की अवाम ने अपनी पूरी मोहब्बतों से नवाजा था, जिसको उस उम्मीदवार को अपना समझकर उसको वोट दिया, उस शख्स ने कोचा दामन और सीमांचल की अवाम से धोखा देकर अपने ज़मीर की नीलामी करके उस पार्टी में चला गया जहां पर उनकी ना कोई हैसियत है, ना कोचा दामन में वो कुछ तरक्याती और विकास का काम करवा सके। अभी आप और हमने सुना कि कल तक बिहार में कोई मुतबादिल विकल्प नहीं था और हालत मजबूरी में हम मुख्तलिफ सियासी पार्टी को वोट देते आए, मगर पिछले 11 साल से आप देख रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब अख्तरुल ईमान साहब की क़ियादत में बिहार हो या सीमांचल हो, जहां कहीं भी नाइंसाफी होती है, सबसे पहले आवाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उठाती है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आपके पास आपकी एक सियासी आवाज है। लोग हमसे सवाल करेंगे, आपसे भी करेंगे कि कांग्रेस पार्टी है, राजद है, दूसरी सियासी पार्टी है, वहां पर भी तो कोई मुस्लिम उम्मीदवार है, उनके कायदीन है। फर्क यह है उनमें और अख्तरुल ईमान में कि अख्तरुल ईमान खुलकर मजलूमों की बात करता है, चाहे वो मुसलमान हो या दलित हो, और जो दूसरे लोग जो दूसरी पार्टी में बैठे हैं वो गरीब और मजलूम अवाम के नुमाइंदे नहीं, वो अपनी पार्टी के नुमाइंदे बनकर अपने आप को गूंगा और बहरा और अंधा बना लेते हैं। आप देखते हैं कि अकेले अख्तरुल ईमान ने बिहार की विधानसभा में बेबाक तरीके से सीमांचल की नाइंसाफी का जिक्र किया। जब कभी भी कहीं पर किसी को मारा गया, पीटा गया, किसी की बेइज्जती हुई, तो अख्तरुल ईमान ने अकेले खड़े होकर बिहार की विधानसभा में जेडीयू और बीजेपी की सरकार से सवालात तलब किए। मगर उसके बरक्स अगर आप उन 4 लोगों को देखेंगे जिन्होंने आपके भरोसे को तोड़कर अपने जमीर को बेचकर जाकर दूसरी पार्टी में बैठ गए, ऐसा लग रहा था कि वो ऐवान असेंबली में अंगड़ाई ले रहे हैं, आराम करने बैठे हैं। अख्तरुल ईमान और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हौसले पस्त नहीं हुए। हम जिद्दोजहद को अपनी जारी रखा, कामयाबी जरूर मिलेगी हमको इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि बिहार की सियासत में एक विकल्प के तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उभर कर आई है और जमीन से इस जमात से लोग जुड़े हुए हैं।
और मुझे यकीन है कि आप कोचा दामन और अहमदपारा की आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करेगी। अभी आपने वारिस पठान साहब की जबान से सुना कि लोग मजलिस पर तनकीद करते हैं कि अगर आप जीत जाते हैं तो आप मिनिस्टर नहीं बनेंगे, मंत्री नहीं बनेंगे। मैं उनको जवाब देता हूं कि जो लोग मजलिस को छोड़कर आवाम को दगा देकर राजद में चले गए, जब तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कोचा दामन के लिए कौन सा काम मंजूर करवाया? बताओ हमको, तुमने कौन सा डेवलपमेंट का काम करवाया? अख्तरुल ईमान तो मजलिस से वाबस्ता थे, तेजस्वी यादव भी इनका दुश्मन है, मगर अख्तरुल ईमान ने अपनी विधानसभा में 800 करोड़ के करीब के काम को शुरू करवाया और उसमें बहुत से काम पाए तकमील को भी पहुंच चुके हैं। इसको कहते हैं जिसमें जज्बा होता है, इखलास होता है। वो हुकूमत किसी की भी हो, अख्तरुल ईमान ने अपने विधानसभा के क्षेत्र में इन तमाम काम को करवाया। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपनी सियासी क़ियादत को मजबूत करिए। हम गैरों की चौखट पर जाकर भीख नहीं मांगेंगे। आपके पास इतनी ताकत है कि आप अपने वोट से दोबारा इंशाअल्लाह ताला कोचा दामन से मजलिस को उम्मीदवार को कामयाब कर सकते हैं और मुझे यकीन है कि जरूर कामयाबी मिलेगी। अब नहीं मालूम क्या होने वाला है राजद में, मगर मजलिस ने अपनी नेक नियति का इजहार किया। हमने अख्तरुल ईमान साहब ने लालू प्रसाद यादव साहब को खत लिखा। उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे नहीं मिला। मेरे भाई, अगर घर में बाप जिंदा होता है तो बाप की मौजूदगी में जब बड़ों के सामने कोई बात रखी जाती है तो छोटों को हक नहीं पहुंचता कि वो कहे कि आपने अब्बा को कहा, मुझे नहीं कहा। मैं उस घर से आता हूं जहां पर हमने बड़ी हमारे वालिद मरहूम की जिंदगी में मैंने बहुत ही कम अपने वालिद से आंख में आंख मिलाकर बात किया होगा। हमारे लिए हमारी वालिद की बात उर्फ आखिर होती थी, मगर फिर ठीक है, हर घर में अलग माहौल होता है। अख्तरुल ईमान साहब ने तेजस्वी यादव को भी खत लिख दिया, कहा कि 6 सीट दे दो, 5 तो हम जीत कर आए, और कहा कि अगर सत्ता तुमको मिलती है तो हमको मंत्री मत बनाओ, सीमांचल की आवाम से इंसाफ करो, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ ताकि सीमांचल की जनता को तकलीफ जो मिलती है, जैसा रहमतपारा का इलाका है, सैलाब का इलाका है, यहाँ पर कभी भी सरकार की तरफ से आपको कोई मदद नहीं मिलती। सैलाब आता है, बारिश होती है, कई जमीन कट जाती है, किसान परेशान हो जाता है, फसल खराब हो जाती है। अब आप बताइए, इससे बढ़कर तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमने अपनी अखलाकी जिम्मेदारी को पूरा किया। हम नहीं चाहते कि बिहार में दोबारा नीतीश कुमार या बीजेपी की सरकार बने, और अगर खुदा ना खास्ता बनती है तो हमको यकीन है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। हम नहीं चाहते ये माहौल यहां पर बिहार में पैदा हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फैसला आवाम को और जनता को करना है कि कौन बीजेपी को रोकने के लिए उस पार्टी के सामने दोस्ती का हाथ भी बढ़ाता है जिस पार्टी ने उसके 4 एमएलए को खरीद लिया था। इससे बढ़कर तो नेक नियति की और इखलास के मजाहरे बिहार की आवाम के लिए और सीमांचल की तरक्की के लिए कोई नहीं कर सकता। मगर राजद के लोगों को बात समझना है, अगर अख्तरुल ईमान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया है बीजेपी को रोकने के लिए, तो राजद के जितने नेता हैं वो समझ लें ये कमजोरी की निशानी नहीं है। तुम अगर हमारे इस अखलाकी प्रपोजल को जो हमने तुमको दावत दी है तुम उसको कबूल नहीं करोगे, तो याद रखो तेजस्वी, अख्तरुल ईमान के हाथ, मजलिस के हाथ बड़े दराज हैं। जो हाथ तुम्हारी तरफ दोस्ती के लिए बड़ा है वो कल इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलेगा। तुम याद रखो इस बात को। हम कमजोरी का मजाक नहीं किए। मजलिस के बहुत से चाहने वाले, सुनिए, मजलिस के बहुत से चाहने वाले इस बात से बड़ी तकलीफ में थे कि आखिर क्यों खत लिख रहे हैं। मेरे भाई, हम पूरी नेक नियति के साथ
हमने इस खत को लिखा क्योंकि हम नहीं चाहते कि भाजपा यहां पर कामयाब हो, मगर इसके बावजूद भी अगर वो हमारी इस पेशकश को जो नेक नियति पर मुनस्सिर है उसको कबूल नहीं करते तो फिर हम अपना मुकाबला करेंगे। हम तो हमेशा जंग के लिए तैयार रहते हैं, चाहे रात का वक्त हो, फजर का वक्त हो, या ईशा का वक्त हो, या सूरज डूबने का वक्त हो। कोई अगर हमसे सियासी लड़ाई लड़ना चाहता है तो हम हमेशा तैयार रहते हैं। हम पीछे पीठ दिखाकर भागने वाले नहीं हैं, मगर हम चाहते हैं कि एक सही मानों में बिहार प्रदेश को राह दिखे। आज आप देखते हैं कि 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, इतना करप्शन बढ़ चुका है, बगैर रिश्वत किए कोई काम नहीं होता किसी गरीब का। किसी एसडीएम के ऑफिस में चले जाइए, किसी कलेक्टर डीएम के ऑफिस में चले जाइए, कहीं पर भी गरीब अगर जाता है किसी स्कीम से फायदा उठाने के लिए तो रिश्वत देना पड़ता है। करप्शन आसमान को छू रही है, गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है, मगर नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। जो लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं वोट काटने का, क्या क्या इल्जाम लगाते हैं, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं कि 2015 में तेजस्वी और नीतीश कुमार ने मिलकर सरकार नहीं बनाई, उसके बाद नीतीश कुमार बीजेपी कैसे चले गए? फिर आपने फिर 5 साल पहले फिर आप लोग मिले, फिर हुकूमत बनाए, फिर नीतीश कुमार छोड़कर बीजेपी चले गए। हम इलेक्शन लड़ते हैं तो हम पर इल्जाम लगाते हैं, तो हुकूमत साथ बनाकर 5 साल मुकम्मल नहीं करते और बीजेपी को सत्ता देते हो तो तुम पर कोई उंगली ना उठाए। याद रखो, सच्चाई ये है कि अगर बिहार में बीजेपी पनप रही है तो इसके जिम्मेदार राजद भी है और नीतीश कुमार भी है कि तुमने उनको जमीन फराहम की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो बार बार सीमांचल की आवाम की बेइज्जती करते हैं। यहां पर आकर कहते हैं कि यहां पर घुसपैठी है, यहां पर बांग्लादेश के लोग आए हैं। हम भारत के प्रधानमंत्री से कहना चाह रहे हैं, मोदी से, अमित शाह से, आप सीमांचल की जनता से वफादारी का सर्टिफिकेट नहीं मांग सकते। सीमांचल की जनता वो गयूर अवाम है, जब मुल्क आजाद हुआ तो वो लोग इस पाकिस्तान नहीं गए, उसके बाद बांग्लादेश बना तो सीमांचल की आवाम ने पलट कर नहीं देखा। हमको बड़ी तकलीफ होती है और मैं मजम्मत करता हूं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जब बार बार कहते हैं कि सीमांचल में यहां पर आबादी बहुत बढ़ रही है। अरे आबादी कहां बढ़ रही है, हमको बताओ। भारत के प्रधानमंत्री, आप एक चुनाव जीतने के लिए पूरे सीमांचल को बदनाम नहीं कर सकते, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। मैं सीमांचल की जमीन पर खड़े होकर नरेंद्र मोदी से पूछ रहा हूं, अगर तुमको भारत से मोहब्बत है तो तुम बताओ तुमने भारत के लिए क्या किया? तुमने भारत के गरीब नौजवानों का मुकद्दर, उनका रोजगार बर्बाद कर दिया और आज यहां पर आकर आप कहते हैं कि यहां पर घुसपैठी घुस गए। अरे 65 लाख नाम इलेक्शन कमीशन ने निकलवाए, चाहे कोई मर गया या शिफ्ट हो गया डबल एंट्री के नाम पर, मगर क्या उसमें कोई घुसपैठिए का नाम निकला? मगर मकसद एक ही है कि सीमांचल आओ और यहां पर आकर, क्योंकि मुस्लिम बाहुल इलाका है, यहां पर सीमांचल की जनता को बदनाम करके जाओ। नरेंद्र मोदी इंशाअल्लाह ताला जब चुनाव का दिन होगा, सीमांचल की जनता तुमको बताएगी कि कौन भारत का नागरिक है और कौन घुसपैठी है, और तुम्हारे इस इल्जाम का जवाब कोटा दामन से दिया जाएगा, अमूर बैसा से दिया जाएगा, किशनगंज से दिया जाएगा, बहादुरगंज से दिया जाएगा, ठाकुरगंज से दिया जाएगा, पूर्णिया कटिहार से दिया जाएगा। ये जेब नहीं देता कि देश का प्रधानमंत्री आकर भारत की सरजमीन में बसने वालों पर एक झूठा इल्जाम लगाकर जाए। ये हुब्बुल वतनी नहीं है, मोदी को समझना चाहिए हुब्बुल वतनी नहीं है। सीमांचल की जनता इस बेइज्जती को बर्दाश्त कभी नहीं करेगी और तुम्हारे इस झूठे इल्जाम का जवाब इंशाअल्लाह ताला मुत्तहदा तौर पर जब वोटिंग का दिन होगा, चुनाव का दिन होगा, सीमांचल की जनता इसका जवाब देगी। मोदी आकर पूर्णिया के एयरपोर्ट का इफ्तिताह करके बड़ा तीर मारते हैं। अरे वो बरसों से एयरपोर्ट बना तैयार था, तुमने आकर उसका इफ्तिताह किया, मगर बताओ तो सही, आखिर सीमांचल में एम्स क्यों नहीं लाया जाता? गाया की तरह यहां पर फैक्ट्री क्यों नहीं बनाई जाती? आपने
जलालाबाद से लेकर किशनगंज तक वो रेल की पटरी का लाइन क्यों नहीं डलवाया? कोचादामन विधानसभा में रेलवे स्टेशन क्यों नहीं बनाते तुम? एएमयू को आपने बर्बाद करके रख दिया, उसके लिए फंड क्यों जारी नहीं करते? तुमको घुसपैठी याद आता मोदी। अरे सीमांचल में इंसान बसते हैं, सीमांचल में इंसान बसते हैं। अच्छा, एयरपोर्ट इफ्तिताह किए, वहां से डायरेक्ट फ्लाइट कहां जाती है? दिल्ली नहीं जाती, मुंबई नहीं जाती, पंजाब को नहीं जाती, मगर मोदी ने कहा एयरपोर्ट बनेगा तो अहमदाबाद जाएगी, गुजरात को जाएगी। आप बताइए क्या हो रहा है इस देश में? प्रधानमंत्री है देश के आप किसी प्रदेश के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं। बार बार घुसपैठी कहने वालों ने नरेंद्र मोदी, आओ मैं तुमको ले जाकर दिखाता हूं, सीमांचल की सरजमीन में तुमको खड़ा करके दिखाऊंगा कि जो बांग्लादेश की सरजमीन है वहां पर चीन एक छोटा एयरपोर्ट बना रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन का नाम लेने से डरते हैं, जबान उनकी लड़खड़ा जाती है। 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर लद्दाख में चीन कब्जा करके बैठा है और नरेंद्र मोदी चीन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। पड़ोस में नेपाल में इनकलाब आ गया, मोदी को मालूम तक नहीं हुआ। नेपाल में कैसे इनकलाब आया? इतना बड़ा देश भारत का है, आपको तो पहले से मालूम होना चाहिए था कि नेपाल में तब्दीली आने वाली है, मगर इनको सिर्फ सीमांचल के घर में, हमारे घर में क्या पक रहा है, क्या खाना पक रहा है, उसकी खुशबू सुनने का चाहते हैं। नेपाल में जो हुआ, बांग्लादेश में इनकलाब आ गया, फिक्र ही नहीं है मोदी को। और आकर 56 इंच का सीना, रे कहां का 56 इंच का सीना? कब तक डायलॉग बाजी आप लगाएंगे? मेरे भाई, आप देखते हैं कि बीजेपी, नीतीश कुमार ने मिलकर, चंद्रबाबू नायडू ने और चिराग पासवान ने, कुशवाहा साहब ने, जयंत चौधरी ने मिलकर भारत में एक ऐसा काला कानून बनाया जिससे मुसलमानों से उनकी मस्जिदों को छीनी जाएंगी, दरगाहों और खानखाहों को छीना जाएगा, ईदगाह की जमीन को छीना जाएगा, कब्रस्तानों को छीना जाएगा। मुस्लिम वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को मेंबर बनाया जा रहा है। क्या बिहार प्रदेश में जो बिहार का हिंदू एंडोमेंट का कानून है, क्या कोई गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता? तो फिर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में कैसा बन रहा है बताओ? नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान, बताओ। बोध गया में सिर्फ हिंदू और बौद्ध बन सकता है मेंबर, तो फिर बिहार के वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम कैसा बनेगा? मेरे भाई, इस तरह का काला कानून बनाया। मैं बहसीयत एक रुकने पार्लिमान, मैंने बहुत कोशिश की, पार्लियामेंट में दलाइल देकर मैंने कहा यह कानून संविधान का आइन के खिलाफ है। मैंने उसको काला कानून कहकर उस बिल को फाड़ा। पार्लियामेंट की कमेटी बनाई गई, मैंने 128 पेजेस का उसमें हिस्से इख्तलाफ बोलिए डाइसन रिपोर्ट मैंने दी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि आपकी क़ियादत है, आपकी आवाज है, आपकी ताकत है, आपकी पहचान है, और सीमांचल की ये बेबाक आवाज, उसका नाम मजलिस है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आने वाले असेंबली और विधानसभा के चुनाव में आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और कोचादामन में 2 लोग लड़ रहे हैं तेजस्वी के पास, एक उनका हाथ पकड़कर चूम रहा है, एक पैर पकड़कर कह रहा है, ए बाबा मुझे दे दे, ए बाबा मुझे दे दे। अरे जो गद्दारी करके गए, तुमको ये सब करना पड़ा, तुमको ये सब करना पड़ा। तुमको तो हम अपने सीने से लगाकर, अपने बाजू बिठाकर, पूरी इज्जत के साथ अपना भाई समझकर तुमको टिकट दिए थे। मैंने अख्तरुल ईमान साहब से कहा, आप लड़ो कोचादामन से। ये अख्तरुल ईमान का फैसला था कि नहीं सर, इनको टिकट दीजिए, और उन अख्तरुल ईमान के बोलने पर उनको टिकट दिया गया। मगर जिस शख्स को, बल्कि मैं तो कहूंगा जिस इंसान से एहसास खत्म हो जाता है, वो इंसान नहीं रहता, एक चलती फिरती लाश बन जाता है। जिसमें एहसास जिंदा रहता है वही इंसान कहलाने के लायक है। खैर, जो भी राजद फैसला करेगी हम तो तैयार हैं। अब हम और कुछ नहीं कर सकते, और अगर कोई बोलेगा बी टीम तो तेरा टीटी करने वाले हम, याद रखो। हर वक्त ये बोला जाता है,
खैर बहरहाल बहुत से अभी जलसे होंगे, अभी तो इब्तिदा है, इब्तिदाई इश्क है, बहुत सी बातें और भी बोली जाएंगी। बस आपका महज शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए, इस चिलचिलाती धूप में आप खड़े रहे। हमको और भी 3 प्रोग्राम कोचा दामन में कर पूर्णिया को जाना है, वहां पर भी मीर जाफर को जवाब देना है। अस्सलाम वालेकुम।